जय हिंद बच्चों, मैं विजय शंकर मौर्य, मैथ्स फैकल्टी मेजर कलसी क्लासेस। तो आज हम लोग बच्चों जो मॉक टेस्ट आपका कंडक्ट हुआ है नेवी का, उसका हम लोग पूरे मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन देखेंगे और आप फटाफट से सभी लोग इसे देखें और मैच करें कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हुए हैं और फटाफट से अपने नॉलेज को और इंक्रीज करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, यदि समुच्चय ए तथा बी परिभाषित है, ए और बी आपको दे रखा है, तो आपसे बोला गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये सब ऑप्शन है बच्चों, ए बी सी डी। ये कौन सा ऑप्शन है? ए बी सी और फिर डी। ये सब ऐसे सीरियल से ऑप्शन है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर हमारे पास इफ ए एंड बी आर टू सेट्स डिफाइंड एज गिवन बिलो, तो यहाँ से देखिएगा ए आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? y इक्वल्स टू 1/x। आपको पता है y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। b क्या है? y इक्वल्स टू -x। तो y इक्वल्स टू -135 डिग्री एंगल बनाते हुए ओरिजिन से लाइन पास आउट होगा। तो ये दोनों ग्राफ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित नहीं कर रहे हैं, अतः a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग प्रोसीड करते हैं बच्चों। ये देखिएगा सेम कंडीशन बच्चों, ए बी सी डी ऑप्शन है। यहाँ पे आपको दे रखा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। तो ये देखिएगा बच्चों, आपको मैंने बता रखा है, आपने क्लास में पढ़ा भी है। ए बी सी अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किस में है? जीपी में है। तो ये देखिएगा लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, ये एपी में होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर ये ए बी सी बेस में चले जाएं, लॉग ए बेस के यहाँ लॉग के सामने लिख सकते हैं, लॉग के बेस बी और फिर लॉग के बेस सी। अगर ऐसा मिल जाए तो बच्चों ये किस में होता है? HP में होता है। तो ध्यान दीजिएगा के मतलब यहाँ पे 7 दे रखा है, तो ये HP में हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं बच्चों। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लूमी शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि दो ओ एक साथ नहीं आए? इन हाउ मेनी वेज द वर्ड gloomy arrange so that no two o comes together। तो यहाँ से देखिएगा gloomy में हम लोग बात करें बच्चों तो o 2 हो गए हैं, बाकी किसी का रिपीटिशन नहीं है। तो दोनों o को एक साथ ले लो बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, टोटल कितने वे बनेंगे? तो ये देखिएगा 2 2 4 2 6 फैक्टोरियल 6 बटे यहाँ से 2 o एक जैसे हैं फैक्टोरियल 2। ये टोटल में से माइनस कर देते हैं कब? जब दोनों ओ एक साथ हैं। ओ कोई गठरी बना लीजिए, एक मान लीजिए 2 2 4 1 5। ये देखिएगा फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, कितना हो जाएगा? 1। इसे सॉल्व करिएगा तो यहाँ से देखिएगा 6 आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा 6 × 5 फैक्टोरियल बाई 2 माइनस 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल आप कॉमन ले लीजिएगा, 2 3 जा 6, 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल 5 आपको पता है 120 × 2 हो जाएगा देखिएगा 240। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, x से स्वतंत्र पद इंडिपेंडेंट, आपको पता है NCR x फर्स्ट टर्म, x² के पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, सेकेंड टर्म -1/x के पावर क्या हो जाएगा? r। जना इन्हें अरेंज करिएगा, NCR x के पावर 2n-2r, इसे ऊपर ले जाओगे, -1 के पावर r, x के पावर -r। आपको मिल जाएगा NCR x के पावर 2n-2r -r -3r -1 के पावर r। इंडिपेंडेंट पूछा गया है तो बच्चों x के पावर 0 होगा। तो यहाँ से देखिएगा आपको क्या मिल जाएगा। अच्छा, n के प्लेस पे 9 पुट कर देना है, कोई बात नहीं है।
2n माइनस 3r बराबर 0, n के प्लेस पे 9 2 ज़ा 18 माइनस 3r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 6। यानी यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा 9c6, r की वैल्यू 6 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा बताइएगा, 9 8 7 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 3 2 1। तो यहाँ देखिए 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 4 3 12 7 84, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी पूछा गया था। ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म, स्वतंत्र पद ज्ञात करने थे बच्चों। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, पांचवा है बच्चों, 3 पासे फेंके जाते हैं तो उन पर विभिन्न नंबरों के आने की प्रायिकता क्या होगी। If 3 dice are rolled, then find the probability of getting 3 different faces। तीनों अलग अलग फेस आए तो आप बोलोगे सर P प्रोबेबिलिटी बराबर होता है NE अपॉन NS। NS बोले तो हमारे पास हो जाएगा 6, पहले पासे पर 6, दूसरे पर 6, तीसरे पर 6। NE बोले बच्चों पहले पर 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, दूसरे पर कोई न कोई एक आ चुका है 5 होगा, तीसरे पर 4 होगा, 6 से 6 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 5 दूनी 10, अच्छा 2 तिहाई 6 यहाँ भी कर देते हैं, सीधे सीधे आपको मिल जाएगा बच्चों 5/9। 5/9 बोले तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। आपको दे रखा है tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू पी, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, tan थीटा कट जाएगा, 2 sec थीटा इज इक्वल्स टू पी प्लस 1 अपॉन पी, ऐड कर दीजिएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 2p हो जाएगा, तो sec थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक। tan इनवर्स को बदल दो बच्चों किस में, सेक इनवर्स में। किस में बदल दो, सेक इनवर्स में। अगर बदलने की इच्छा नहीं है तो दूसरा भी तरीका लगा सकते हो, बट यहाँ चेंज करते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है बच्चों, 5 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ये निकालेंगे 5 × 5 = 25, 11 ग्राम में 121 हो जाएगा। ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 146। तो सेक इनवर्स देखिए हाइपोटेनस यानी √146 अपॉन बेस 5, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 146 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, आपको मिल जाएगा 146 अपॉन 5, 5 ज़ा 25। तो 146 अपॉन देखिएगा 5, 5 ज़ा 25। ओके, देखिएगा बच्चों अगला क्वेश्चन आपका है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5/, आपने पढ़ा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब कितना दे रखा है, tan इनवर्स 5/11। आपको पता है tan इनवर्स x हट जाएगा, 5/11 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 5 × 25 बटे 11 में कितना हो जाएगा 121। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों, आपको मिल जाएगा 121 प्लस 25 अपॉन 121। तो देखिएगा 5 1 6 हो जाएगा 4, 146 अपॉन 121, यानी कौन सा सही हो जाएगा, तो 146 अपॉन 121। तो ये देखिएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिएगा 8वां क्वेश्चन है बच्चों, आपको इसका फंडा पता है। टोटल टर्म 13 होंगे, 13 को 4 से भाग दोगे, 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 1 आएगा, यानी n का मान 1 रख दो, बाकी सब 0। तो i हो जाएगा प्लस n का मान 1 रखोगे i²। तो ये देखिएगा i - 1, यानी लास्ट डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस
इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा बी दी रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप बोलोगे सर सम ऑफ रूट्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सी बाई ए, राइट है। इसका होल स्क्वायर कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये देखिएगा माइनस बी बाई ए होता है बच्चों, नॉट माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये देखिए हो जाएगा स्क्वायर करने पर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ से आपको पता है ये 1 हो जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को सी बाई ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर भेज दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। चेक कर लिया जाए, सबको इधर लेकर के आ जाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर 0। तो चेक कर लीजिए कौन सा है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac। ओके, ये देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन है, ए आपको दे रखा है बी दे रखा है, आपसे पूछा गया C32, सी क्या है ए और बी का सम है। तो याद रखिएगा बच्चों हमें C32 निकालना है, इसका मतलब ये A32 प्लस B32 के सम के इक्वल होगा। A32 निकाल लेते, ए में I के प्लेस पे 3, J के प्लेस पे 2। तो यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 हो जाएगा, राइट है। प्लस B32 की बात करें तो I के प्लेस पे 3, J के प्लेस पे 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 प्लस यहाँ से 3 माइनस 4 माइनस 1 दैट इज आ जाएगा 7। 7 बोले तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, राइट डाउन कर ले फास्ट। देखिएगा इसका आपको क्या निकालना है, मीन, अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। फाइंड दी अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस सीरीज। तो अरिथमेटिक मीन आपको पता है सम ऑफ डाटा NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 NCN डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डाटा। तो यहाँ से कितने डाटा हैं, n डाटा हैं, इनका सम आपको पता है 2 के पावर n माइनस 1 बाई n। ये देखिएगा अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। तो 2 के पावर n माइनस 1 बाई n यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चंस की अपन बात कर लेते हैं। ये देखिएगा कोलिनियर है बच्चों। इफ दिस आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसे ए कंसिडर कर ले, इसे बी, इसे सी। तो आपको पता है बच्चों एम ए बी बराबर एम बी सी। ए बी की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। यहाँ देखिएगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 इंटू बी बराबर बी। इधर देखिएगा माइनस ए माइनस माइनस प्लस का ए बी। ठीक है, हमको किसकी a प्लस बी, सबको इधर लेके आ जाओ। a प्लस बी माइनस ए बी बराबर 0 यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपसे पूछा गया था कोलिनियर है तो a प्लस बी माइनस ए बी की वैल्यू क्या होगी। आपको दे रखा है बिंदु इतना से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण x और y अंतःखंडों का योग 14 है। ध्यान दीजिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट ऑन x axis and y axis sum is 14. The sum of intercept on x axis and y axis is 14 and passes through the point 3, 4। तो आप इसको बच्चों डायरेक्ट आंसर से चेक कर लीजिएगा। आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 होता है। इन्होंने दे रखा है a प्लस बी का जो सम है वह 14 होना चाहिए। तो चेक कर लो, पहले से चेक करते हैं इसको इधर लेकर के आएंगे तो x अपान 4 अपान 24 ये हो जाएगा 6 प्लस y अपान
3 8 जा 24 इज इक्वल्स टू 1। इसको कन्वर्ट कर लिया, 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, यानी पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी आप चेक करोगे तो ऐसा कुछ भी आने वाला नहीं है। नाभियों के बीच की दूरी का योगफल, ध्यान देना बच्चों, एस डैश डिस्टेंस बिटवीन फोकस। आपसे पूछा गया है इलिप्स 3x² + 4y² इक्वल्स टू 24, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर फोकस। उनके नाभियों के बीच की दूरी निकालनी है, तो एस डैश बराबर होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा 2AE। तो यहाँ से इसको ज़रा कन्वर्ट करो, x² / 8 + y² / 6 इक्वल्स टू 1। ठीक है, 3 8 24, 4 6 24। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों हमारे पास a तो आ जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा a² = 8, तो a बराबर हो जाएगा 2√2। e निकालना है बच्चों, e का फॉर्मूला होता है √1 - b² यानी 6/8 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 8 - 6 2/8 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 2 चौके 8 यानी 1/2 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 2 a की वैल्यू कितनी है 2√2, e की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 2√2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 2√2 यहाँ पे कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, राइट है। देखिएगा बच्चों यहाँ पूछा गया है किसी भी बिंदु से नाभियों के बीच की दूरी, वह होता है बच्चों SP + S' बराबर मेजर एक्सिस के इक्वल होता है, 2a के इक्वल होता है। याद रखिएगा SP + S' बराबर 2a। तो यहाँ से देखिएगा इसको ज़रा कन्वर्ट करो, x² / 8 + y² / 6 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से देखिएगा a² बराबर 8, तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 2√2। a की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा 2 × 2√2, 2 2 जा 4 × √2, तो 4√2 यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आपको दे रखा है इफ़ a b एंड a + b a - b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ ध्यान देना, इसका होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड का। जैसे ही आप होल स्क्वायर करोगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा a² + b² + 2a.b इज इक्वल्स टू 6। मैग्नीट्यूड a आपको दे रखा है √2 का स्क्वायर 2 + 3 + 2a.b बराबर कितना हो जाएगा 6। 3 2 5 आपको मिल जाएगा 2a.b इज इक्वल्स टू 1। हमें इसका मान निकालना है, मैग्नीट्यूड a - b, इसका होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, a² + b² - 2। फार्मूला तो आपको पता है a.b, a² बोले तो आपको √2 का स्क्वायर 2 प्लस कितना हो जाएगा 3। 2a.b की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 1 आ रही है। 3 + 2 5 - 1 4, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ a - b इज इक्वल्स टू 2। 2 बोले तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आपसे बोला गया था इफ a = √2 b = √3 mod of a + b = √6 देन फाइंड mod of a - b। नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा अगला है, ये देखिएगा इफ α/2 β/2 γ/2 आर इसेंट्रिक एंगल, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव x y एंड z एक्सिस, देन cos α + cos β + cos γ इज इक्वल्स टू, आपको पता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का योग कितना होता है बच्चों 1 होता है। cos² α/2 cos² β/2 cos² γ/2 इज इक्वल्स टू 1। दोनों साइड ध्यान दीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से देखिएगा 1 × 2, यहाँ से देखिएगा माइनस का 1 कर दीजिए, इसमें भी -1 इसमें भी -1, तो आपको मिल जाएगा 2 cos² α/2 - 1
2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 माइनस 3। क्यों माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3? बैलेंस करने के लिए राइट साइड भी माइनस 3। आपको पता है ये cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला हो जाएगा, ये cos अल्फ़ा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos बीटा, और आपको पता है ये पूरा क्या हो जाएगा cos गामा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस का 1, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका देखिए आपको डोमेन निकालना है, प्रांत निकालना है। आपको पता है रूट के अंदर कुछ भी होगा तो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए ना, ग्रेटर दैन इक्वल, इसका फैक्टर करिएगा, गुणनखंड करिए, 3 2 जा 6, 3 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3, x की वैल्यू हो जाएगी 2, ये देखिएगा 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया इसका डोमेन पूछा गया है, तो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, तो माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, जहाँ पॉजिटिव होगा वही लेना है। तो ऐसा देख लीजिएगा माइनस इनफाइनाइट से 2, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये देखिएगा लिमिट का क्वेश्चन है बच्चों, और इसका रेशनलाइजेशन करना है क्योंकि रूट है, लिमिट x विल टेंड्स टू 3, ये देखिएगा x माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस 4 माइनस एक्स। तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा, रूट x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। ओके, अब देखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखिएगा ऊपर आपको मिल जाएगा लिमिट x विल टेंड्स टू 3, x माइनस 3, अगले ब्रैकेट में रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x माइनस 2 माइनस 4 माइनस एक्स। ज़रा इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो लिमिट x विल टेंड्स टू 0, x माइनस 3 रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। यहाँ से देखिएगा आपको हो जाएगा x प्लस एक्स, 2x हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, x माइनस 3, x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिएगा 2x माइनस 6 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3, x के प्लेस पे क्या रखना था? यहाँ पे 3 रखना था, 0 नहीं था यहाँ पे, x के प्लेस पे 3 है तो 3 पुट कर दीजिएगा बच्चों, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, 4 माइनस 3 1 बाई 2, 2 बाई 2 यानी 1, 1 बोले तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोला गया इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस देन फाइंड एफ डैश 0 एंड 3f डैश 0। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लीजिएगा, 2 2 जा 4x प्लस 3, यहाँ देखिएगा एफ डैश 0 आ जाएगा 3, एफ डैश माइनस 1 की बात करें, ये देखिएगा माइनस 4 प्लस 3 दैट इज़ माइनस 1। हमें ये चाहिए एफ डैश 0 और किसकी वैल्यू प्लस 3 एफ डैश माइनस 1, तो एफ डैश 0 की वैल्यू 3 है, प्लस 3 एफ डैश माइनस 1 की वैल्यू माइनस 1 है, प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिएगा यहाँ से y डैश निकाल लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10x। ओके, इज इक्वल्स टू क्या कर दिया जाए? 0 कर दिया जाए, तो यहाँ देखिएगा x कॉमन हो जाएगा, 3x प्लस 10 बराबर 0, यहाँ से 2 पॉइंट आ जाएंगे, x बराबर 0, x बराबर माइनस 10 बाई 3। तो ये देखिएगा माइनस 10 बाई 3 से कहाँ तक 0, इधर प्लस माइनस प्लस। क्या पूछा गया है? इन विच इंटरवल द फंक्शन y इक्वल्स टू दिस इज डिक्रीजिंग। Okay, now you have to find here decreasing interval is minus 10 by 3 to 0. It means which option is correct? A option is correct. Okay,
तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बातें कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन रहा करे बच्चों, सीधे सीधे ये जो है यही आंसर हो जाएगा e के पावर x। तो e के पावर x प्लस c, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा बच्चों, अगर ये ऐसा कुछ फंडा हो, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन हो और लिमिट 0 से π/2 हो, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखा करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0/2। इसे सॉल्व करोगे π/4 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करोगे, x को 90 माइनस x लिखना होगा, दोनों को ऐड करना होगा, फिर जा करके आपको आएगा। चलिए अगले की बात कर लेते हैं बच्चों। ये अवकल समीकरण है। ठीक है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस अवकल समीकरण का आपको कोटि और घात निकालना है, ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर तो आपको पास सीधे सीधे मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, 4 इधर आ जाएगा, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। तो 2, 4 यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 24 की बात कर लें। तो इसको ज़रा आपको क्या बोला गया? मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन 3 sin स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए 3 कॉमन ले लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी मिनिमम वैल्यू बच्चों होती है 0। तो 0 + 3 = 3। तो इस पूरे फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड लास्ट देखिएगा बच्चों, बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला। बोला गया है एक कक्षा में 10 लड़के 8 लड़कियां हैं। जब 3 विद्यार्थी यादृच्छिक चुने जाते हैं तो 2 लड़कियां और 1 लड़के के चुने जाने की प्रायिकता। एक कक्षा में 10 लड़के, यानी इट मीन्स हम बोल सकते हैं बच्चों इन ए क्लास 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, इट मीन्स टोटल 18 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, 3 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 गर्ल्स एंड 1 बॉयज। तो NS की बात करेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर कुल 18 हैं, 18 में से 3 सेलेक्ट करोगे, 18C3। इसको सॉल्व करोगे तो ये देखिएगा 18 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बटे 3 2 1 हो जाएगा। यहाँ देखो 3 6 के 18 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो 3 × 17 × कितना हो जाएगा? 16। NE निकाल लेते हैं बच्चों। NE आप बोलोगे सर, अब देखिएगा 2 गर्ल्स एंड 1 बॉयज़, तो 8 में से 2 गर्ल्स चुनिए, तो आप बोलोगे सर 8C2 इंटू बॉयज़ कितने हैं? 10 में से 1 चूज करिए, 10C1। तो यहाँ से आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 8C2। ज़रा फटाफट से बताइएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, सॉल्व करिए और फटाफट से बताइए क्या आ जाएगा। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों? आपको पता है PE बराबर होता है NE/NS। NE आप निकाल लेना, NS यहाँ पे हमने निकाल दिया है। इन सबको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 35/102। ओके, तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां NDA, सीडीएस, CAPF, AFCAT, MNS, एयरफोर्स XNY, नेवी SSR एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कल सी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका।
जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं, आपको फिट रखने के लिए। बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkulsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेजर कल्सी क्लासेस। दिस इज अजय शुक्ला, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आज के इस मॉक टेस्ट में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसको आपने संडे को सॉल्व किया था, और देखिए आपने कहाँ पे मिस्टेक की है और उन मिस्टेक को करेक्ट करने का प्रयास करें। तो आइए बिना समय को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, पैसेज से रिलेटेड है। तो जैसा कि हमें पता है कि पैसेज को हम दो तरीके से पढ़ लेते हैं। दो तरीके का मतलब ये है कि पहले या तो हम पैसेज पढ़ें और पैसेज को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस को रिप्लाई करें। दूसरा तरीका ये होता है कि पहले क्वेश्चंस पढ़ा जाए और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद क्वेश्चन में पूछी गई बातों को हम पढ़ते जाएं और कहीं ना कहीं उनकी इन्फॉर्मेशन को आप दिमाग में रिटेन रखें। उसके बाद पैसेज को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ईजी होता है और हम कम समय में जवाब दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे कि द यंग मदर हैड टू वर्क इन द ऑफिस, मतलब यंग मदर को ऑफिस में काम करना पड़ता था। दूसरा कह रहा है कि द वर्ड फैसिलिटी इन द सेंटेंस रिफर्स टू, मतलब जो सेंटेंस में फैसिलिटी शब्द का प्रयोग हुआ है वो किस बात को रिफर करता है। फिर कह रहा है कि द मदर स्टॉप्ड कमिंग होम फॉर लंच बिकॉज, यहाँ पे कह रहा है कि जो माँ है वो घर आना लंच के लिए बंद कर दी, क्योंकि द मदर स्टॉप्ड कमिंग होम फॉर लंच। उसका वजह क्या थी उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर देखिए क्या कह रहा है, द सेंटेंस इफ आई हैड मनी आई वुड नॉट हैव डन इट, मतलब ये सेंटेंस कह रहा है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इसको नहीं की होती। इसका मतलब क्या है, की होती किया होता, तो मदर की बात हो रही तो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। अगले की बात कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जज मिस्टर हैरिसन हॉल इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है जो जज हैं मिस्टर हैरिसन हॉल हैं वो करेक्ट है। तो उनके स्टेटमेंट की बात की जा रही है, तो ये तो पैसेज को पढ़ के ही आइडिया लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पैसेज क्या कह रहा है। पैसेज कह रहा है कि a 23-year-old British woman was yesterday sentenced to 6 months in jail, मतलब एक 23 वर्षीय ब्रिटिश महिला को कल 6 महीने के लिए जेल हो गई फॉर लिविंग हर 2-year-old डॉटर होम एलोन, मतलब अपने 2 साल की जो डॉटर थी उसको घर में अकेले छोड़ने के लिए। 8 hours a day, मतलब पर दिन 8 घंटे के लिए। 5 days a week फॉर अ ईयर, मतलब 1 साल तक उसने 8 घंटे पर डे के हिसाब से और सप्ताह में 5 दिन वो अपने बच्ची को छोड़ देती थी घर पे ही। वाइल सी वेंट टू वर्क, और उस दौरान छोड़ती थी जब वो घर से काम के लिए चली जाती थी। द यंग मदर फ्रॉम द सेंट्रल टाउन ऑफ वारविक इनिशियली हायर्ड अ बेबी सिटर, शुरुआत के दौर की अगर बात करते हैं तो जो यंग मदर थी, जो जगह का नाम दिया गया है वारविक की, तो उसने शुरुआत के दौर पे एक बेबी सिटर अर्थात दाई को उसने हायर किया था। व्हेन सी लैंडेड अ जॉब इन ट्रेवल एजेंसी, जब वो एक ट्रेवल एजेंसी में उसने काम करना शुरू कर दिया। बट इवेंचुअली रीच द पॉइंट, लेकिन अंततोगत रूप से एक ऐसे बिंदु पर पहुंची व्हेन सी कुड नो लॉन्गर अफोर्ड द फैसिलिटी, मतलब एक ऐसा समय आया कि उसको वो अफोर्ड नहीं कर पाती थी या नहीं कर सकती थी। किसको? बेबी सिटर की बात हो रही है, मतलब दाई को। प्रोसिक्यूटर सेड, प्रोसिक्यूटर ने कहा द वुमेन देन स्टार्टेड लिविंग द चाइल्ड होम बाय हरसेल्फ, अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि वो महिला जो है बच्ची को अकेले ही घर पे छोड़ना शुरू कर दी खुद से। प्रोवाइडिंग इट
विद फूड, उसको खाना उपलब्ध करवाती थी, एंड टॉयज, और खिलौने उपलब्ध करवाती थी, एंड रिमूविंग ऑल पोटेंशियल डेंजरस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इट्स रीच, मतलब हर संभव जितने भी खतरनाक ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे उससे दूर उसको कर दिया करती थी। एट फर्स्ट द मदर केम होम एट लंच टाइम, एट फर्स्ट पहली बार जब मदर खाने के लिए आई, बट हैड टू स्टॉप, लेकिन लंच के लिए आई लेकिन उसे रुकना पड़ा, आना बंद करना पड़ा, बिकॉज हर डॉटर थ्री टेंट्रम्स, क्योंकि उसकी जो बेटी थी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी या क्रोधित हो जाती थी हर बार। सी लेफ्ट टू गो बैक टू वर्क, और उसके बाद वो वापस चली गई। सी लेफ्ट टू गो बैक टू वर्क, और वो काम पर वापस चली गई। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द मदर हु वॉज नॉट आइडेंटिफाइड, जो मदर जिसकी पहचान नहीं हुई, उस कोर्ट टोल्ड द कोर्ट, ठीक है, इफ आई हैड मनी, उसने कहा कि यदि मेरे पास पैसे होते, मदर ने कहा, आई वुड नॉट हैव डन इट, मैं इस कार्य को नहीं करती। इट वॉज अ केस ऑफ दैट और नॉट कीपिंग माई जॉब एंड लिविंग ऑन बेनिफिट, ठीक है, इट वॉज अ केस ऑफ दैट नॉट कीपिंग माई जॉब एंड लिविंग ऑन बेनिफिट, तो ये एक ऐसा काम था कि मैं अपने जॉब और उसके बाद बेनिफिट को नहीं रख सकी। द जज मिस्टर हैरिसन हॉल हाउएवर सेड, एक जज जिनका नाम था हैरिसन हॉल, उन्होंने हालांकि कहा कि हैविंग अ चाइल्ड द एब्सोल्यूट प्योरिटी इज टू लुक आफ्टर इट, मतलब एक बच्चा होना सो प्राथमिक जो सबसे प्योरिटी होती है, सबसे एब्सोल्यूट प्योरिटी होती है कि उसकी देखभाल किया जाए। देयर मस्ट बी एन अल्टरनेटिव टू लिविंग अ चाइल्ड, एक अवश्य रूप से या आवश्यक रूप से एक विकल्प होना चाहिए एक बच्चे को अकेले छोड़ने के लिए, पूरा दिन भर के लिए। अ थिंग यू वुड नॉट डू इवन टू अ डॉग, एक ऐसा काम जो यहाँ तक कि आप एक कुत्ते के साथ भी नहीं करना पसंद करोगे या करोगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक महिला और उसके बच्चे के बीच, और कहीं ना कहीं उसको जेल हुई, तो उनके बीच जज और कहीं ना कहीं जो कोर्ट में स्थिति बनी है तो उसमें अपनी बात रखी गई है, और उसके बाद जज ने अपनी बात को भी रखा। आइए समझते हैं क्या होगा। तो कह रहा है कि उसको द यंग मदर हैड टू वर्क इन द ऑफिस, अब उसको काम करना पड़ता था ऑफिस में, सप्ताह में 40 घंटे, 8 घंटे, 48 घंटे या ऑल द 7 डेज अ वीक। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इस बात का आपको आइडिया ज़रूर लग जाएगा, है ना, कि उसको कितने घंटे के लिए, यहाँ पे 8 आवर्स अ डे अब 5 डेज अ वीक, मतलब 8 से अगर 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 40 आवर्स अ वीक की बात की गई है, तो इसी वजह से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर सेकंड नंबर की बात करते हैं तो वर्ड फैसिलिटी इन द सेंटेंस रिफर्स टू, अगर आप देखो कि शुरुआत में उसने बेबी सिटर को हायर किया था और उसके बाद उसने अफोर्ड नहीं कर पाई तो उसको छोड़ना पड़ा, तो बाद में उसके बाद बच्चे को जो है वो अकेले छोड़ के चली जाती थी। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉइज समवन टू लुक आफ्टर द चाइल्ड, हर जॉब इन द ट्रेवल एजेंसी या लिविंग इन अ वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट और गेटिंग एडिक्वेट सैलरी, तो इसमें जो परफेक्ट होगा कि एम्प्लॉइंग समवन टू लुक आफ्टर द चाइल्ड, यही फैसिलिटी का मतलब बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 कह रहा है कि द मदर स्टॉप्ड कमिंग होम फॉर लंच बिकॉज, अब देखोगे कि जो माँ थी वो घर आना बंद कर दी लंच के लिए, क्योंकि हर हाउस वॉज फार अवे फ्रॉम द ऑफिस, क्योंकि उसका जो घर था ऑफिस से बहुत दूर था। सी वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हर एंग्री बेबी, इसका मतलब है कि वो अपने जो क्रोधित बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, या सी हैड टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स टू अर्न मनी टू अर्न मोर, मतलब उसको अतिरिक्त घंटे काम करने पड़ते थे अतिरिक्त कमाने के लिए, या सी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग आफ्टर द बेबी, अगर आप पाओगे तो उसने घर आना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो नहीं सक्षम हो पाते थे अपने बेबी को कंट्रोल करने में, यानी उसके गुस्से को शांत करने के लिए, इसलिए वो वापस चली गई। अगर आप नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट कह रहा है कि द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में कह रहा है कि इफ आई हैड मनी आई वुड नॉट हैव डन इट, इसका मतलब क्या है, उस महिला ने कहा अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इसको बिल्कुल नहीं की होती। आई हैड मनी एंड सो आई डिड नॉट लीव द बेबी अलोन, आई हैड ओके मनी सो आई लेफ्ट द बेबी अलोन, फिर कह रहा है आई हैड नो मनी एंड सो आई लेफ्ट द बेबी अलोन। आप पाओगे उसने कहा आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे, एंड सो आई लेफ्ट द बेबी अलोन,
यही कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने बच्चे को अकेले छोड़ दी। यही होगा, इफ़ आई हैड नो मनी एंड सो आई डिड नॉट लीव द बेबी अलोन, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। 5 की अगर बात करते हैं तो 5 में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जज मिस्टर हैरिसन हॉल इज करेक्ट। मतलब हैरिसन हॉल के बारे में अगर देखा जाए तो उनका कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। कह रहा है कि ही कैन टोलरेट क्रूएल्टी टू चिल्ड्रन बट नॉट टू एनिमल्स। मतलब वो बच्चों के साथ निर्दयता को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन एनिमल्स के साथ नहीं। फिर कह रहा है ही कैन टोलरेट क्रूएल्टी टू एनिमल्स बट नॉट टू चिल्ड्रन। अब वही चीज़ फिर से कह रहा है, उल्टा कह रहा है कि एनिमल्स के साथ वो क्रूएल्टी को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन बच्चों के साथ नहीं। यही कैन टोलरेट क्रूएल्टी बोथ टू चिल्ड्रन एंड एनिमल्स, ये तो एकदम से गलत है और लास्ट वाला ही सही होगा, ही कैन टोलरेट क्रूएल्टी नाइदर टू चिल्ड्रन नॉट टू एनिमल्स। आप देखोगे उन्होंने कहा था लास्ट में कि यहाँ तक कि इस काम को एक कुत्ते के साथ में, एक डॉग के साथ में भी कोई नहीं करेगा। ये लास्ट ही है, आप देख सकते हो, है ना। कह रहा है कि देयर मस्ट बी एन अल्टरनेटिव टू लिविंग अ चाइल्ड अलोन ऑल डे अ थिंग यू वुड नॉट डू इवन टू अ डॉग। मतलब उन्होंने कंपैरिजन की बात की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। और 6 अगर आप देखेंगे तो ये नियरेस्ट की बात कर रहा है, मतलब सिनोनिम की बात हो रही है। स्प्यूरियस की अगर हम बात करते हैं, स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक, या आप कह सकते हो नकली या जाली जिसे बोलते हो, वही इसका ऑप्शन होगा, तो फॉल्स हो जाएगा। जेन्युइन की बात करते हैं तो जेन्युइन का मतलब होता है ओरिजिनल, असली जिसे बोलते हो। रेडली अवेलेबल बहुत ही कॉमन है। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग की बात करते हो तो आउटस्टैंडिंग तो मतलब विशिष्ट या स्पेसिफिक की बात करते हो तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। तो अगर परफेक्ट की बात करोगे तो इसका ऑप्शन फॉल्स होगा, क्योंकि स्प्यूरियस तो फॉल्स हो जाएगा। अगले की बात करते हैं, फिर नियरेस्ट की बात हो रही है और कंसेंसस दिया है। और जब भी हम कंसेंसस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कंकर्ड। ओके, कंकर्ड का मतलब होता है जो एग्रीमेंट होता है उसी को हम बोल देंगे। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ से आप सहमत हो, एकता है किसी चीज़ में, तो वही कहलाएगा। कंसेंट का मतलब होता है एक प्रकार से किसी चीज़ की इजाज़त होना, किसी चीज़ की अनुमति होना, उसे बोलते हैं। सद्भावना के अर्थ में हम इसको बोलते हैं हार्मनी की। और कंप्रोमाइज़ का मतलब होता है किसी चीज़ से समझौता। अगर आप बात करोगे कंसेंसस का तो सबसे जो परफेक्ट आंसर होगा वो ए वाला हो जाएगा। अगले की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कमेमोरेट। कमेमोरेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, किसी को याद करना। रिमेंबर के सेंस में हम यूज़ करते हैं, तो स्मरण करने के अर्थ में कमेमोरेट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे सेल्फ प्रेज को बोएस्ट कहलाता है, मतलब स्वतः अगर अपने आप की खुद प्रशंसा करते हैं तो बोएस्ट कहलाता है, इसी से बोएस्टफुल बना है। और यहाँ पे मैनिपुलेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ देना। डिस्टॉर्ट समझते होगे आप, तो डिस्टॉर्ट का मतलब तोड़ मरोड़ के, अगर कोई चीज़ आप डेटा आप हो या कोई इन्फॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है तो मैनिपुलेट कहलाता है। लैमेंट का मतलब होता है सॉरो, मतलब दुख होता है। तो आप एक प्रकार से मॉर्नफुल के सेंस में आप यूज़ कर सकते हो, तो सॉरो के अर्थ में आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कमेमोरेट का रिमेंबर सही ऑप्शन माना जाएगा। अपोजिट की बात कर रहा है तो अपोजिट देख लेते हैं। अब इस वर्ड का मतलब होता है कोर्स, ठीक है। अब इसका मतलब होता है अनरिफाइंड। अनरिफाइंड मतलब जो खुरदुरा हो, रफ हो, बहुत ज़्यादा उसमें क्लियरिटी ना हो, क्रिस्टल क्लियर ना हो, तो उसी को ये बोला जाता है। डेड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे डर्टी होगा नहीं। क्लाउडी का मतलब होता है धुंधला। एक ही ऑप्शन बचता है, वो है फाइन। अगले की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। जब किसी की आप आलोचना करते हो तो क्रिटिसाइज कहलाता है। और क्रिटिसाइज को उल्टा आप समझ ही गए होगे, उल्टा पूछ रहा है अपोजिट, तो इसका मतलब किसी की प्रशंसा करते हो। तो यहाँ पे जज, किसी को अगर जज, तो एक तो यहाँ पे नाउन के रूप में जज का मतलब किसी चीज़ को आप जब जज करते हो, उसी चीज़ को मूल्यांकन करते हो तो जज कहलाता है। फ्लैटर चापलूसी समझ ही गए होगे। एनालाइज के मतलब होता है विश्लेषण करना। तो एक ही है कहीं ना कहीं जो अपने पास बचता है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का यहाँ पे एप्रिशिएट हो जाएगा, प्रशंसा होगा, तो यही ऑप्शन सही होगा। क्रिटिसाइज कंडेम करना, आप किसी चीज़ की जब निंदा करते हो तो उसके अर्थ में यूज़ करते हैं, तो 10 का जो होगा बी हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट पूछ रहा है। अगला देखते हैं स्टैगर है। और स्टैगर को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम बात करते हैं स्टैगर तो इसका मतलब होता है लड़खड़ाना। लड़खड़ाने के अर्थ में स्टैगर का यूज़ किया जाता है।
और जबकि स्टम्बल की अगर हम बात करते हैं तो स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर मारना, यह टकराना या ठोकर कहलाता है। किसका मतलब? यहाँ पे स्टम्बल का। स्टेडी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे लड़खड़ा रहा है तो यहाँ पे धैर्य की बात हो रही है। और सेम यहाँ पे सिनोनिम आप बोल सकते हो टोटर, यही स्टैगर का सिनोनिम कहलाएगा, बट यहाँ पे अपोजिट की बात की गई है। स्टार्टल का मतलब होता है डर या भय की हम बात करते हैं। स्केयर डराने के सेंस में आप बोलोगे तो स्केयर के सेंस में जब भी यूज होगा स्टार्टल कहलाएगा। तो एक ही ऑप्शन अपने पास बचता है, वो ऑप्शन है बी वाला। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम देखें तो 12 कह रहा है कि टू वॉश वंस डायटी लाइनेन इन पब्लिक। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात हो रही है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब जब भी हम देखेंगे तो एक कुल मिलाकर के फ्रेज एक्सप्रेशन होगा, उसी एक्सप्रेशन का हम सही अर्थ देंगे। तो कह रहा है कि टू वॉश वंस डायटी लाइनेन इन पब्लिक। तो इसका मतलब अपनी व्यक्तिगत बातों को अगर आप पब्लिक में या लोगों से अपनी प्राइवेट बातों को आप शेयर करते हो तो इसी के लिए एक एक्सप्रेशन का हम यूज करते हैं। तो क्रिटिसाइज वंस नेचर इन पब्लिक बिल्कुल नहीं होगा। टू क्वारल इन द ओपन ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है टू डू सम अगली वर्क इन पब्लिक ये भी नहीं होगा, बल्कि टू डिस्कस डर्टी एंड स्कैंडलस मैटर्स ऑफ पर्सनल नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो यही आप देखोगे कि जो व्यक्तिगत बातें होती हैं उनको अजनबियों के सामने, जिनसे आप परिचित नहीं होते हो, उनके सामने जब आप करते हो तो उसी के लिए आप टू वॉश वंस डर्टी लाइनेन को आप यूज कर दोगे। तो इसका डी वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं और 13 कह रहा है टू लूज फेस। अब जब बात करते हैं टू लूज फेस का मतलब होता है कि शर्मिंदा होना, यानी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा बदनामी होने के सर्च में जब यूज़ करोगे तो उसी के लिए किसी का, जैसे कहते हैं लूज फेस मतलब आपकी जो ईमान था या आपका जो रेस्पेक्ट है उसको खो देने के अर्थ में जब आप यूज़ करोगे तो यही टू लूज फेस कहलाएगा। टू लुक एंग्री बिल्कुल नहीं होगा। टू बी हेल्पलेस ये भी नहीं होगा। टू लुक वैकेंट ये भी नहीं होगा, बल्कि टू बी ह्यूमिलिएटेड का जब यूज करोगे, शर्मिंदगी महसूस करना या शर्मिंदा होने का जब अर्थ होगा तो ऑफकोर्स ऐसी स्थिति में आप बी वाले ऑप्शन को चूज कर लोगे। आइए 14 की बात करते हैं और 14 देखते हैं इसमें क्या है। 14 कह रहा है स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड है, इसमें चूज करना है। सेंटेंस सही भी हो सकता है और सेंटेंस गलत भी हो सकता है, तो देखना है किस पार्ट में गलती है। तो कह रहा है कि आइदर द प्रिंसिपल और द स्टूडेंट्स। तो आइदर के साथ और आया है, बिल्कुल करेक्ट है, तो मतलब इस पार्ट में कोई गलती नहीं है। आइदर द प्रिंसिपल और द स्टूडेंट्स शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसमैनेजमेंट ऑफ देयर स्कूल। मतलब या तो प्रधानाचार्य को या तो विद्यार्थियों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए या रिस्पॉन्सिबल महसूस करना चाहिए उनके जो मिसमैनेजमेंट है उनके विद्यालय का, तो उन्हीं को जिम्मेदार मानना चाहिए। कितना? या किसको? या तो प्रिंसिपल को या तो विद्यार्थियों को जो मिसमैनेजमेंट है स्कूल का उसी के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। तो इस सेंटेंस में आप देखोगे तो जब भी आइदर के साथ और का यूज किया जाता है तो इस बात का आप ख्याल रखना कि चाहे वर्ब की बात हो या फिर किसी प्रोनाउन या एडजेक्टिव की बात हो तो हमेशा दूसरे वाले के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ प्लूरल में है, दियर भी यूज हुआ है, तो इसलिए इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को चूज कर लोगे, मतलब डे वाला। आइए अगले की बात करते हैं और अगला कह रहा है कि गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। मतलब गुलिवर्स ट्रेवल एक इंटरेस्टिंग बुक है जो लिखी गई थी जोनाथन, यानी किसके द्वारा लिखी गई है? जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। अब समझते हैं किस पार्ट में गलती है। तो एक्चुअल में गुलिवर्स ट्रेवल्स है, मतलब गुलिवर की यात्राएं की बात हुई है। तो जब गुलिवर की यात्राओं की बात हुई है तो आप यहाँ पे गुलिवर लिखोगे और इसके साथ एपस्ट्रॉफी एस का यूज करोगे, मतलब ये गुलिवर आप लिखोगे ये, और इसके साथ एपस्ट्रॉफी एस का यूज करोगे तो गुलिवर तो है और इसके साथ एपस्ट्रॉफी एस होगा, और यहाँ क्या था? एस नहीं लगाया गया। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से हटाया गया है, एपस्ट्रॉफी एस नहीं यूज हुआ, तो आप गुलिवर्स की जगह गुलिवर लिखने के बाद एपस्ट्रॉफी एस हो जाएगा। तो गलती जो है वो ए वाले पार्ट में है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और कह रहा है कि आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। ठीक है, तो कह रहा है कि जब चेन्नई से आप वापस होगे तो आई विल कम एंड सी यू, मतलब मैं आऊँगा और आपसे मिलूंगा।
इस सेंटेंस में ध्यान देना कि जब टाइम फ्रेज की बात की जाती है, जब टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब एक पार्ट फ्यूचर में होता है तो दूसरे वाले को हम फ्यूचर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे ये पार्ट है, इसमें आप देखोगे तो आई विल कम एंड सी यू, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसमें विल का यूज़ नहीं करोगे। तो आफ्टर ओके यू रिटर्न, आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई, तो आप इसका यूज़ कर दोगे, तो जो गलती है वो ए वाले पार्ट में है। अगला देखते हैं, और अगला यहाँ पे है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आई सेड टू हिम है, व्हेन डिड यू स्कूल क्लोज। आप बात करोगे तो ये कहीं ना कहीं इंटरोगेटिव से रिलेटेड है, तो इंटरोगेटिव में WH वर्ड से रिलेटेड है। गिवन सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जब भी सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो आई सेड टू हिम के स्थान पे आई आस्क्ड हिम होगा, और जबकि आप देख सकते हैं सारे में दिया भी है। एज ए कनेक्टिव की बात करते हैं तो कनेक्टिव में सेम WH वर्ड का यूज़ कर लिया जाता है, तो इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इफ़ आया है। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया गया है, इसको भी समझ लेते हैं। अगर आप देखोगे व्हेन हिज स्कूल क्लोज, हटा दो इसको भी, यहाँ पे वॉज क्लोज, इसको भी हटाएंगे। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो यहाँ पे आस्क्ड हिम, इफ वाला तो ऑलरेडी कट ही गया है, एक ही ऑप्शन है जो बचता है वो है डी है, क्योंकि हैड क्लोज का यूज़ किया गया है। हैड यहाँ भी है, लेकिन इफ़ यहाँ पे आपको शो कर देते हैं, यहाँ पे इफ़ और व्हेन दोनों आया है, और इफ़ का यूज़ तब किया जाता है जब यस या नो टाइप का सेंटेंस होता है, तो उसमें इफ़ या वेदर दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे व्हेन का यूज़ हुआ है, तो इसीलिए ये डी वाला ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, और ये एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड है, इसको भी समझते हैं। कह रहा है कि वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। अब इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस की बात हुई है, तो वर लिखा है, आईएनजी लिखा है, तो जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम वॉज और वर का यूज़ करके हम बीइंग का यूज़ करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और बीइंग का यूज़ करने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पे हैज़ होगा तो अपने आप कट जाएगा, यहाँ पे विल है तो ये भी अपने आप कट जाएगा। अब चेक करते हैं कौन सा होना चाहिए, तो वेयर वॉज द क्रिकेट मैच प्लेड, ये भी हट जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में हमें वॉज वर्ब के साथ बीइंग की आवश्यकता है, तो यहाँ पे वॉज आया है और साथ ही साथ यहाँ पे बीइंग का यूज़ किया गया है। तो वेयर वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, यही ऑप्शन इसका परफेक्ट हो जाएगा। तो हम 18 के डी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब बात करते हैं PQRS से रिलेटेड, और PQRS में जैसा कि कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो पहला ये तरीका होता है कि हम सेंटेंस के प्रॉपर स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। हम किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं या किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के सीक्वेंस को ध्यान देते हैं। सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के स्थान पे आप या तो नाउन या प्रोनाउन को यूज़ करते हो। वर्ब यहाँ पे दी गई है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों से मतलब है, और ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन की बात होगी। अब पॉइंट समझते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ पे रीडिंग बुक्स इज अ हैबिट बट ऑल्सो इनलार्जेस द माइंड बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली इंक्रीजेस नॉलेज विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाई एवरीबडी। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान से देख रहे होगे कि हम सेंटेंस की शुरुआत तो पी से करेंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब ये ऑप्शन तो हट ही जाएगा। अब बट ऑल्सो आया है तो पहले नॉट ओनली आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉट ओनली ये आएगा, ठीक है। तो पहले आर आएगा फिर क्यू आएगा, पहले आर आएगा फिर उसके बाद हम क्यू का यूज़ करेंगे, ठीक। तो आर और क्यू के ऑप्शन को देखेंगे तो ये यहाँ पे पी से शुरुआत करेंगे, तो रीडिंग बुक्स इज अ हैबिट विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाई एवरीबडी, मतलब किताबें पढ़ना एक आदत है जो सभी के द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। बिकॉज इट नॉट ओनली इंक्रीजेस नॉलेज, क्योंकि ये ना केवल ज्ञान बढ़ाती है बट ऑल्सो इनलार्जेस द माइंड, बल्कि हमारे विचार को या हमारे मस्तिष्क को भी बड़ा करती है, इनलार्ज करती है, क्षमताओं को बढ़ा देती है। तो आप देखोगे PSRQ, तो PSRQ बी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, तो ये भी PQRS से रिलेटेड होता है। अच्छा, एक चीज़ है PQRS में, एक तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आप ध्यान दोगे, साथ ही साथ आप कुछ कनेक्टिव्स को भी ध्यान दोगे। कनेक्टिव मीन्स कंजंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस की मैं बात कर रहा हूँ, रिलेटिव एडवर्ब्स की भी बात कर रहा हूँ, तो उन सभी को भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपकी मदद करते हैं।
साथ ही साथ सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट को भी ध्यान देना है, और कभी कभार प्रीपोजिशंस भी अवश्य हेल्प कर देते हैं। तो आइए इनको भी देखते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि द ओलंपिक्स स्टार्ट इन द स्टेडियम ऑफ टॉर्च लाइटेड ऑन माउंट ओलंपस बाय द सन्स रेज और विद अराइवल। अगर आप प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो सब्जेक्ट की शुरुआत यहीं से होगी, तो आप सी वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो, क्योंकि कह रहा है कि द ओलंपिक्स स्टार्ट विद अराइवल। ठीक है, अब अराइवल की बात हो रही है तो यहाँ पी के बाद एस कर दो, फिर उसके बाद क्यू होगा इन द स्टेडियम ऑफ टॉर्च। मतलब ओलंपिक्स स्टार्ट, जो ओलंपिक्स होते हैं वो शुरू होते हैं विद द अराइवल, आगमन के साथ, इन द स्टेडियम ऑफ ए टॉर्च। ठीक है, लाइटेड ऑन माउंट ओलंपस बाय द सन्स रेज। तो आप प्रॉपर तरीके से अरेंज करोगे तो ओलंपिक की शुरुआत कैसी होती है, तो स्टेडियम में एक टार्च से होती है जो माउंट ओलंपस यानी सन्स के रेस के द्वारा जला करके उसी से शुरुआत की जाती है। तो परफेक्ट ऑप्शन जो होगा वो पी एस क्यू आर का, तो पी एस क्यू आर का यूज करोगे, सी वाला ऑप्शन होगा। आइए अगले की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ये फिलर से रिलेटेड है। कह रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन डैश आगरा। मतलब कहना चाह रहा है कि जो दिल्ली की जलवायु है वो आगरा की जलवायु से बेहतर है। तो कह रहा है कि दोज ऑफ, दीज ऑफ, दिस ऑफ, दैट ऑफ। ऐसी जब स्थिति आती है तो यहाँ पे क्लाइमेट की बात हो रही है, मतलब दिल्ली की जो जलवायु है वो आगरा की जलवायु से बेहतर है। तो ये कहना चाह रहा है, तो इस ऐसी स्थिति में हम देखेंगे क्या होना चाहिए। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन, तो क्लाइमेट सिंगुलर में है तो दोज और दीज को आप हटा दोगे, क्योंकि दोज और दीज तभी यूज किया जाता है जब आप प्लूरल को डिनोट करना चाहते हो। अब यहाँ पे कंपैरिजन की जा रही है तो दिस ऑफ की बजाय आप दैट ऑफ के प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि आगरा से किया जा रहा है। तो यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ आगरा। दूर की चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो दैट को यूज करोगे सिंगुलर की कंडीशन में, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन होगा। आइए यहाँ पे समझते हैं। अगला एक चीज यहाँ पे लिखा है कि आई एम अकस्टम्ड टू डैश हार्ड। अब अकस्टम्ड के साथ टू हैव वर्कड, या वर्किंग होगा, या बीइंग वर्कड, या हैविंग वर्कड। तो इन जनरल यहाँ पे हम 2+V1 के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, बट कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ पर हम ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे जहाँ पे जीरेंड का यूज़ किया जाता है। उन्हीं में से अकस्टम्ड भी एक है। जैसे विद अ व्यू टू का आप यूज़ करते हो, तो विद अ व्यू टू के बाद भी आप हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हो। उसके पास गिव अप, अवॉइड, ओके, उसके साथ साथ गिव अप, अवॉइड, डिले, कंसीडर, डिसलाइक, स्टॉप, ये सभी एक्सप्रेशंस होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं जिनके बाद अगर वर्ब की कंडीशन बनेगी तो वो कभी भी जब भी आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए। इसी वजह से आप बोलोगे आई एम अकस्टम्ड टू वर्किंग हार्ड, तो ए वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। आइए अगले की ओर मूव करते हैं। और 23 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, मतलब एक ऐसा स्थान जहां पे चिड़ियों को रखा जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? एपियरी बोलते हैं, या एक्वेरियम बोलते हैं, या एवियरी बोलते हैं, या सेंचुरी बोलते हैं। अगर आप देखोगे सेंचुरी का मतलब होता है अभ्यारण्य, ठीक है, तो अभ्यारण्य में तो होगा नहीं, तो इसको आप हटा दोगे। यहाँ पे एवियरी यही होगा जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है, उन्हीं को बोला जाता है एवियरी। और एक्वेरियम जहाँ पे मछली पाली जाती है और ये मेरी मछली को रखा जाता है तो उसे बोलते हैं मछली घर। और एपियरी का मतलब होता है, या आप कह सकते हो मधुवाटिका बोलते हैं, एक प्रकार से जहाँ पे शहद की खेती की जाती है, या शहद आप एक प्रकार से जहाँ पे मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं, जहाँ पे शहद कमर्शियल रूप से शहद बनाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में हम एपियरी का यूज़ करते हैं। तो एवियरी सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि मिस स्पेल्ट से रिलेटेड है, तो इसमें से चूज करना है कि कौन सा सही स्पेल्ट है। चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड, मतलब गलत स्पेल्ट को चूज करना है। तो 3 सही होंगे, एक ही गलत होगा। तो यहाँ पे ये वाला सही है, ठीक है। जुड़े रहना या फॉलो करने के अंश में हम यूज़ करते हैं। एडवाइस, ये वाला भी एडवाइस में भी सही है, ये नाउन की तरह है। और एड्रेस की स्पेलिंग भी सही है। एडिक्शन की बात करोगे तो यहाँ पे ADD होता है, ये एडिक्शन का यूज़ किया जाता है। तो किसी चीज़ की जो लत होती है एडिक्शन कहलाता है, तो यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं। और 25 कह रहा है, और 25 कह रहा है ब्यूटीफुल, तो बियरेबल, बीटल, ब्यूटिशियन। तो यहाँ पे आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ ही गया होगा कि ब्यूटीफुल की स्पेलिंग में डबल एल नहीं होता है, केवल एक ही होता है। तो चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड की बात हो रही है, तो ब्यूटीफुल
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत लिखा है। बाकी आप देखोगे वेरिएबल होगा, बीटल अगर बात करते हैं, और यहाँ पे ब्यूटिशियन है, तो ये सारे वर्ड्स अपने आप में सही लिखे हुए हैं। तो आशा करता हूँ आज सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, बेहतर तरीके से आपने कनेक्ट कर लिया होगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बच्चों, मैं आरपी सर, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन मेजर कलसी क्लासेस। बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं लास्ट संडे हुए मॉक टेस्ट के फिजिक्स के सेगमेंट का सोल्यूशन। तो फिजिक्स का पहला सवाल है बच्चा, पारसेक की इकाई है। पारसेक किस चीज की इकाई है? तो पारसेक बच्चा दूरी की इकाई है। हम लोग जानते हैं पारसेक क्या होती है, बड़ी दूरियों को मापन के लिए पारसेक यूज किया जाता है। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से 2.5 किलोमीटर दूर स्थित बाजार की ओर सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। एक ये क्या है, उसका घर है, और ये क्या है, बाजार है। यहाँ पे क्या है, पूरा मार्केट है, और यहाँ से उसके घर से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। ठीक है भाई, और ये किस रफ्तार से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर के। तो भाई जो टाइम लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, 2.5 बटे 5 मतलब ये क्या आ गया, 1/2 आवर, या इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, 30 मिनट। उसको जाने में कितना समय लग गया, 30 मिनट। इतनी कहानी हो गई। फिर बाजार बंद देखकर वह तुरंत मोड़कर वापस घर की ओर 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर घर पहुंचता है। तो जब ये बाजार को बंद देखता है तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। कह रहा है 40 मिनट में, तो 30 मिनट तो चला गया था, 10 मिनट में और वो कितना आया, 10 मिनट में। तो 10 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 10 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 1/6 आवर। क्या लिख सकते हैं, 1/6 आवर। इतनी देर में कितनी दूरी आ जाएगा, इस दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल है 7.5 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है, 1/6। तो ये आ गया भाई, अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 15/12, 15/12। और इसको हम लोग क्या करें, 5/4 लिख सकते हैं, 1.25, 5/4। इतना दूरी चला, 5/4 किलोमीटर। अब हमको पूछ रहा है औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना चला, 2.5 किलोमीटर गया है और बाकी 10 मिनट में 1.25 आया है। तो ये 2.5 और प्लस 2.5 प्लस 1.25 किलोमीटर, और ये 40 मिनट है। इसको क्या करेंगे, आवर में बदल लिए। यहाँ से आ गया 3.75, और ये आ गया 2/3, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, 11.25 और डिवाइडेड बाई 2। अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे 4 का, तो ये आ जाएगा 45 और नीचे आ जाएगा क्या, 8। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, 45/8। फिर अगला सवाल है, पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो जो सरफेस एरिया होता है बेटा, उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू द सरफेस। अगर हम मान लो कोई एक सरफेस है, तो यहाँ पे एक सरफेस एरिया लेते हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है डीए वेक्टर की, ये डायरेक्शन उसके नॉर्मल होती है। मतलब क्या है, सरफेस एरिया जो होता है सदिश राशि होता है। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक दिए हुए वेग के लिए किसी प्रक्षेप की 2 प्रक्षेपण कोणों पर क्षैतिज परास r समान है। यदि इन 2 स्थितियों में उड्डयन काल t1 और t2 हो तो क्या होगा। तो भाई क्षैतिज परास कब समान होती है, जब प्रोजेक्टाइल को थीटा और 90 - थीटा पे प्रोजेक्ट किया जाता है।
तो अगर हम T1 की बात करें तो T1 बराबर हो जाएगा 2u साइन थीटा अपान में g, इक्वेशन नंबर 1। T2 की बात करें तो ये आ जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा और अपान में g, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2u कास थीटा अपान में g, इक्वेशन नंबर 2। हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए T1 इंटू T2, T1 इंटू T2, तो T1 और T2 का गुणा कर लें दोनों इक्वेशन का, तो 2 क्या हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2 u का u स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा, तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा और कास थीटा और अपान में क्या आ जाएगा g स्क्वायर, तो g इंटू जी लिख दिया हमने। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 2 अपान में g और यहाँ पे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में g आ जाएगा क्या, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में क्या आ जाएगा g, इसको तो हम लोग r बोलते हैं ना, इसका मतलब T1 और अपान T1 अपान T2, T1 इंटू T2 बराबर 2/g इंटू क्या आ गया r, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया r, तो हमारा ऑप्शन कौन आ गया, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक 0.1 ग्राम द्रव्यमान की वर्षा की बूंद एक समान चाल से गिर रही है तो परिणामी बल, तो हम लोग जानते हैं बराबर क्या होता है m इंटू ए, और ए क्या है एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब कह रहा है एक समान चाल से, मतलब जितना ये है उतना ये भी है, तो ये 0 आ गया, तो फोर्स भी कितना आ गया 0। और ऐसे भी देखो एक समान चाल से चल रही, मतलब उस पर फोर्स नहीं लगा रहा होगा ना, समान चाल से फोर्स लगेगा तो उसकी चाल बदलेगी। फिर क्या है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 2m तथा m द्रव्यमानों के दो पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 8:1 है, उनके रेखीय संवेगों का अनुपात। तो भाई उसका मास दिया है, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दे रखा है, रेखीय संवेगों का अनुपात पूछ रखा है, तो भाई हम लोग लिखेंगे P1 स्क्वायर बराबर क्या, हम लोग जानते हैं 2m1 K1, P2 स्क्वायर बराबर क्या है, P2 स्क्वायर बराबर 2m2 और K2। अब यहाँ पे हमको क्या रेखीय संवेग का अनुपात चाहिए, मतलब क्या आ जाएगा P1 अपान में P2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, m1 अपान m2 और ये क्या आ जाएगा K1 अपान में K2, K1 अपान में K2। और अगर हम P1 अपान P2 की बात करें तो क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा m1 अपान में m2 इंटू K1 अपान में K2। अच्छा उनका जो m1 दिया है वो 2m दिया है, तो 2m और m और ये दिया हुआ है 8/1, m से m कट गया, 8 दूनी 16, बाहर निकल के आया 4:1, तो 4:1 दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक बेलनाकार पात्र आंशिक रूप से जल से भरा हुआ है, एक बेलनाकार पात्र आंशिक रूप से जल से भरा हुआ है, ये हमारे पास एक बेलनाकार पात्र है और इसको हमने आंशिक रूप से जल से भर दिया है, ये पात्र है और ये एक्सिस है और इसमें जल भरा हुआ है। और कह रहा है कि इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग घुमा रहे हैं, इसको हम लोग केंद्रीय अक्ष के परितः घुमा रहे हैं, इसको ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं घुमा रहे हैं। ओमेगा वेलोसिटी से जब घुमाएंगे तो सभी मॉलिक्यूल पे बाहर की तरफ क्या लगेगा mr ओमेगा स्क्वायर फोर्स लगेगा, इसके कारण इसकी जो सतह होगी बच्चा, ये मॉलिक्यूल सभी कैसा बाहर की ओर आने की कोशिश करेगा, तो बाहर की ओर मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे, दूर से मॉलिक्यूल केंद्र से दूर भागेंगे, इसका मतलब किनारों पर इसकी सतह क्या हो जाएगी उठ जाएगी। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि जिसका मास है m, सवाल में बोल रखा है कि जो मास है वो 72 kg है और क्या है इसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 मीटर लिख सकते हैं, और इसका जो ओमेगा है 70 RPM है रिवोल्यूशन पर मिनट। तो जब RPM होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं रेडियन पर सेकंड में बदलने के लिए 2π/60 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ये 7π/3 क्या आ जाएगा 3, 7π/3 ये हमारा ये आ गया क्या रेडियन पर सेकंड में। अब हमसे पूछ रहा है इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा जो होती है घूर्णन गतिज ऊर्जा जो होती है वो हम लोग लिखते हैं E बराबर ½ I ओमेगा स्क्वायर से, ½ I ओमेगा स्क्वायर से। फ्लाई व्हील है तो फ्लाई व्हील का क्या होता है ½ mr स्क्वायर होता है, ½ mr स्क्वायर, और ओमेगा क्या है 7π/3 का होल स्क्वायर, 7π/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे रखेंगे 1/4, मास कितना है 72 है, और ये क्या आ जाएगा, और ये रेडियस जो है 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसको हम क्या कर लें 7 49 और ये 9 हो जाएगा,
और पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 आती है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, 4 और 4 16, ये देखो 9 से ये 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 से 2 हो जाएगा और ये 2 बचेगा और यहाँ से 1 2 निकल जाएगा। तो मतलब 1/2 गुणे 49 और गुणे क्या आ जाएगा, ये पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 के आसपास आएगी। तो ये क्या आ जाएगा भाई 5, तो ये लगभग 245 और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ जाएगी 242 के आसपास आएगी, है ना। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहते हुए पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़कर 1% रह जाए तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो पृथ्वी सतह पर हमको क्या निकालना है, गुरुत्वीय त्वरण। तो जी बराबर हम लोग जानते हैं, जी बराबर होता है Gm/r² अब अगर हम लोग सब कुछ कांस्टेंट है तो डेल्टा G/g इंटू 100 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, -2 टाइम्स डेल्टा RE/RE इंटू 100। अब कह रहा है इसमें जो हमने क्या किया है, इसमें हमने इसको ये सिकुड़ रही है, मतलब ये क्या है, इसका मान घट रहा है, ये माइनस और ये क्या आ जाएगा 2 और ये 1% है, तो घट रहा है माइनस लगा दिया, इसका मतलब क्या है +2%। अगर ये क्या हो रहा है, त्रिज्या घट रही है तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नीचे है तो इसमें कितना परिवर्तन आ जाएगा 2% और 2% क्या होगा, बढ़ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल देखते हैं। किसी पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व समुद्र तल पर हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। यदि पर्वत की चोटी पर यही मापन किया जाता है तो विशिष्ट गुरुत्व होगा। तो विशिष्ट गुरुत्व जो होता है बच्चा, उसका फार्मूला आता है जी बराबर होता है ρ/ρw और एक्चुअली आता है ये ρg/में वेट डेंसिटी का रेशियो होता है, पर जी से जी क्या होता है, कट जाता है, तो ρ/में क्या आता है ρw। अब यहाँ पे जी से हमको मतलब ही नहीं है, तो चाहे हम समुद्र तल पर नापे चाहे कहीं भी ले जाएं, समय क्या रहेगा, हर जगह उसका मान क्या रहेगा, सेम रहेगा, समुद्र तल के मापन के बराबर। फिर अगला सवाल है, और ये अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 और कह रहा है पानी की एक बड़ी बूंद विभक्त होकर 8 समान माप की बूंदें बनाती है। बड़ी बूंद के आंतरिक तथा बाह्य मतलब सतह के मध्य दाबांतर होगा। दाब आधिक्य की बात कर रहा है और जो एक्सिस प्रेशर होता है वो एक्सिस प्रेशर किस पे डिपेंड करता है भाई, वो डिपेंड करता है रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मान लो अगर बड़ी बूंद थी, एक बड़ी बूंद थी जिसका रेडियस r था, तो हम उसका आयतन 4/3 पाई r³ लिख सकते हैं। उसको 8 छोटी बूंदों में बांटा गया है, तो 8 छोटी बूंदों में बांटोगे तो उसका रेडियस कम हो जाएगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, यहाँ से r³ बराबर आ जाएगा r³/8 या r बराबर क्या आ जाएगा r/2। इसका मतलब क्या है, r का मान आधा हो जा रहा है, r का मान आधा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सिस प्रेशर r का मान आधा करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा 2 गुना। तो छोटी बूंद का क्या हो जाएगा, बड़ी बूंद के आंतरिक, बड़ी बूंद का दाबांतर, बड़ी बूंद का रेडियस क्या था, बड़ी बूंद का रेडियस ज़्यादा था, उसका रेडियस क्या हो गया है, छोटी बूंद का कम हुआ है। जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसके अंदर एक्सिस प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो बड़ी बूंद के अंदर क्या हो जाएगा, छोटी बूंद का आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधा। देखो 2 आया है ना, तो 2 नीचे आ जाएगा, आधा हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा। तो बर्फ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस से ये क्या बदलेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बदलेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनेगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से इसको क्या करना है, भाप में परिवर्तित करना है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में या वाष्प में बदलेगा। यहाँ पे हीट लगेगी Q1, यहाँ पे हीट लगेगी Q2, यहाँ पे हीट लगेगी Q3। तो टोटल हीट जो हो जाएगी वो हो जाएगी Q1 + Q2 + Q3। तो Q1 क्या है, Q1 में तो फेज चेंज हो रहा है M×L, तो M कितना है 1 और क्या है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा, बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे वाटर बन गया तो ms∆T लगेगा। S का मान क्या आ जाएगा 1, ∆T कितना है 100 और यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे भाप बदल रहा है तो भाप में M×L लगेगा और लेकिन यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज करेंगे जिसका मान होता है 536। तो 1 × 536, इसका मतलब सबको जोड़ोगे ये कितना आ जाएगा 716 कैलोरी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए वाला ऑप्शन क्या हो गया
सही हो गया। फिर इसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें कह रहा है निम्न चित्र में दोलित्र का वेग समय ग्राफ प्रदर्शित है, दोलन की आवृत्ति है। देखो ये एक साइकिल दिया हुआ है, क्या ये एक साइकिल को कंप्लीट करने का जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम पीरियड बोलते हैं उसको, और वो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 0.04 सेकेंड। आवृत्ति पूछा है, आवृत्ति बराबर होता है 1 में टाइम पीरियड, 1 में 0.04, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर लिया, 100 बटे ये क्या आ जाएगा 4, और ये क्या आ गया 25 हर्ट्ज। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है वायुमंडल में ध्वनि की चाल आर्द्रता बढ़ने के साथ बढ़ती है, आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु की अपेक्षा अधिक होता है। तो देखें जो V का फार्मूला होता है, V का फार्मूला होता है, ये होता है गामा P अपान में रो, गामा P अपान में रो। जब हम लोग क्या होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, आर्द्रता बढ़ती है, तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी कम होती है और इसकी चाल क्या होती है, बढ़ती है। तो चाल बढ़ती है, ये बात तो सही है, आर्द्रता बढ़ेगी तो चाल बढ़ेगी, ये बात सही है, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी घटती है। दूसरी बात में कह रहा है इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है आर्द्र वायु का, तो ये गलत बात है, इसका क्या होता है, घनत्व कम होता है। तो हमारा ए सही है, केवल ए सही है। फिर इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक वर्ग के समस्त कोनों पर 4 आवेश रखे हैं। एक वर्ग है, ये हमने एक वर्ग बना लिया, इसके समस्त कोनों पर एक पे 2 कूलाम, एक पे -3 कूलाम, एक पे -4 कूलाम और एक पे क्या है 5 कूलाम का आवेश रखा हुआ। निम्न में से सत्य कथन है। तो देखें, अगर यहाँ पे देखें भैया, तो इसकी वजह से 2 कूलाम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 कूलाम की वजह से सेंटर पर देखें तो ये इधर आएगा, 5 कूलाम की वजह से इधर आएगा, 3 कूलाम की वजह से भी इधर ही होगा, 4 कूलाम की वजह से भी इधर ही होगा। मतलब इनका कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऐसी दे रखी है, प्लस माइनस ऐसा दिया है कि इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं ई का मान 0 नहीं हो सकता। लेकिन पोटेंशियल की अगर बात करें तो प्लस वाला कितना है 7 है और माइनस वाला भी क्या है 7 है। तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, और v का मान क्या आ जाएगा 0, क्योंकि दूरी भी क्या है सेम है। इसका मतलब ई 0 नहीं हो सकता, v का मान 0 है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक तार का प्रतिरोध 32 ओम है, इसे पिघलाकर तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई मूल तार के लंबाई की आधी है। मूल तार के लंबाई की क्या है, आधी है। तो जब भी हम ऐसे सवाल आते हैं तो हम लोग सीधा बोलते हैं, फार्मूला होता है r डैश बराबर r अपान में n स्क्वायर, है ना, r अपान में n स्क्वायर। हमने क्या किया है उसकी लंबाई को, तो यहाँ पे देखें ऐसे सवालों के लिए हम लोग क्या करते हैं, r डैश का फार्मूला होता है n स्क्वायर इंटू r, और n का मान क्या है आधा कह रहा है, आधा कर देते हैं तो 1/2, और ये मान कितना है 32, तो ये आ गया 1/4 इंटू 32, दैट इज क्या आ जाएगा 8 ओम। तो ऐसे सवालों के लिए हम सीधा फार्मूला यूज करते हैं r डैश बराबर n स्क्वायर इंटू r। तो कितना आ गया भाई 8 ओम आ गया। फिर इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, और कह रहा है कि कोई विद्युत लैंप 110 वोल्ट पर कार्य करता है, इसे 220 वोल्ट पर प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो भाई कोई बल्ब है, इस तरीके से बल्ब क्या है कनेक्टेड है, और ये क्या कर रहा है 110 वोल्ट पर ही काम करेगा, और जो सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट की आ रही है सप्लाई, तो 220 को ये झेल ही नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रतिरोध लगा देंगे, और एक प्रतिरोध लगा देंगे तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा जितना हमको ज़रूरत है उतना ही पहुँचेगा। तो हम लोग रेजिस्टेंस लगा के, प्रतिरोध लगा के क्या कर सकते हैं, विभव का मान कम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम क्या लगा देते हैं, रजिस्टर मतलब प्रतिरोध लगा देते हैं। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, और 18 में कह रहा है कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता C का मान दिया है 50 माइक्रोफैरड, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और 10 वोल्ट B का मान दिया है 10 वोल्ट। कह रहा है इसमें संचित ऊर्जा, तो ऊर्जा होता है ½ CV², तो ये हाफ हो गया, C का मान 50 और इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 10⁻⁻⁶, और B का स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर, ये आ गया 2.5 इंटू 10⁻³ जूल, 2.5 इंटू 10⁻³ जूल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला, कह रहा है जब ड्यूटेरियम तथा हीलियम को किसी त्वरक क्षेत्र में रखा जाता है तो भाई देखो ड्यूटेरियम क्या होता है 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और क्या है हीलियम क्या होता है He2He4।
जब ड्यूटेरियम से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाता है, तब ये बनता है ड्यूट्रॉन। क्या बनता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो क्या बनता है, ड्यूट्रॉन। तब इस पे आता है आवेश। और अगर इससे क्या करे, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये बनता है अल्फा कण। अच्छा, ये तो परमाणु है, इन पे कोई आवेश नहीं है, और आवेश होता है तभी वो त्वरक क्षेत्र में क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये ना तो एक्सीलरेट होंगे ना डिएक्सीलरेट होंगे। इसका मतलब इन पे कोई आवेश है ही नहीं, और किसी फील्ड में रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उनमें से कोई भी एक्सीलरेट नहीं होगा। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, φB बराबर होता है B डॉट A, और B का मान दिया हुआ है 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर, और जो एरिया दिया हुआ है वो 0.01। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा भी होता है, पर क्या है, मैक्सिमम लंबवत बोला है। तो ये देखो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हुई मतलब थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा का मान 0 हो जाएगा, cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 वेबर, 10 वेबर। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला सवाल है भाई क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें कह रहा है कि एक अनुनादी परिपथ है, इस परिपथ में दोलन की आवृत्ति होगी। तो दोलन की आवृत्ति अनुनादी परिपथ में F बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट क्या होता है, L इंटू सी। यहाँ पे रखेंगे 1/2 पाई अंडर रूट L और C का मान दिया हुआ है, दोनों का मान मिलके क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 और 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻10 आ जाएगा। बाहर आएगा 1/2 पाई 10⁻⁻5, और ऊपर जाएगा तो 10⁻5/2 पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 10⁻5/2 पाई, दैट इज सी ऑप्शन। फिर इसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, और 22 में कह रहा है समतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। कैसे, मान लो ये समतल दर्पण है, हमारी प्रकाश की किरण ऐसे आती थी तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाती थी, ऐसे आती थी तो इधर इसका प्रतिबिंब बनता था पीछे। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, पीछे। हम चाहते हैं कि इधर ही बने, वास्तविकता में इसका प्रतिबिंब बने। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो लाइट रेज आ रही हैं वो कैसी हो, कन्वर्जिंग हो। कैसी हो, कन्वर्जिंग। अगर कोई लाइट रे ऐसी आ रही होगी तो ये यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा इधर चली जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा इधर, और यहाँ पे उसका क्या बन जाएगा, इमेज। तो कैसी प्रकाश किरणें हो, यदि दर्पण पर आपतित किरणें एकत्रित हो रही हों तो हमको वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये सच में कट कर रही हैं, और जहाँ पर सच में कट करती हैं वहाँ पे क्या मिलता है, वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। फिर इसके बाद देखें 23 नंबर, कह रहा है दृश्य प्रकाश के नीले रंग की तरंगदैर्घ्य के कम प्रकीर्णन के कारण आकाश साफ दिखाई देता है। नीला रंग जो होता है वो उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है बच्चा, तो प्रकीर्णन ज़्यादा होता है मतलब ये बात कह रहा है गलत। आसमान तो हमको नीला दिखाई देता है ना, और क्यों, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश के लाल भाग का नीले प्रकाश की तुलना में वातावरण में प्रकीर्णन अधिक होता है, तो नीले का अधिक होता है, लाल का कम होता है, ये भी गलत है। फिर वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश काला दिखाई देगा, तो ये सही बात है। अगर वायुमंडल ही तो क्या करता है, प्रकाश को प्रकीर्णित करता है, और वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकीर्णन नहीं होगा। दैट इज तीसरा हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन, केवल 3, सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद अगला सवाल है, कांच के प्रिज्म का कोण 4.5 डिग्री है, उसका अपवर्तनांक 1.52 है, तो न्यूनतम विचलन कोण। ये पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का फार्मूला होता है μ-1 × a, और यहाँ पे क्या है, ये 1.52 है, 1.52 - 1 इंटू कितना है 4.5, ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2.3 डिग्री। तो क्या आ गया हमारा, ये ऑप्शन सही हो गया। फिर इसके बाद अगला है डेविसन जर्मन प्रयोग में फिलामेंट उत्सर्जित करता है। तो जो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को प्रूव करने के लिए, दे ब्रोंगली के इक्वेशन के बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को प्रूव करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप पेपर का पूरा सॉल्यूशन लगभग देख ही चुके हैं, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपको मैं बताता हूं। पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल, कोशिका की खोज किसने करी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम और आप सब लोग जानते हैं, दिस वाज रॉबर्ट हुक हु डिस्कवर्ड सेल। कोशिका की खोज किसने करी जी, रॉबर्ट हुक ने करी। क्वेश्चन नंबर 97, सुंदरता का विटामिन किसको माना जाता है। तो सुंदरता का विटामिन बच्चों विटामिन ई को माना जाता है। विटामिन ई ये हमारी स्किन में शाइनिंग बढ़ाता है, इसको सुंदरता का, ब्यूटी का विटामिन माना जाता है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 98 है,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक भौतिक परिवर्तन है। पानी का वाष्पीकरण मतलब पानी का इवापोरेट होना, बर्फ का पिघलना मेल्टिंग ऑफ आइस, ए और बी दोनों, या दूध से दही का बनना। यू पीपल ऑलरेडी नो कि दूध से दही का बनना एक केमिकल प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। फिजिकल प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं, तो रिवर्सिबल क्या हुआ, ए भी हुआ बी भी हुआ, मतलब ऑप्शन थर्ड दोनों ए और बी। अब पूछा गया है उपधातु कौन है। Hg मरकरी पारा धातु होती है, Cu कॉपर, कॉपर मतलब तांबा धातु होती है, Bi बिस्मिथ यही उपधातु होती है, हाफ मेटल होती है, Fe आयरन ये भी फुल मेटल होती है। उसके बाद विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। Ag सिल्वर चांदी, Hg पारा मरकरी, Al एल्यूमिनियम, Fe आयरन ये सभी विद्युत के सुचालक होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनमें से सबसे अच्छा Ag सिल्वर होता है। इसके लिए याद रखिए जो मेटल जितनी महंगी वो उतनी अच्छी कंडक्टर। गोल्ड बहुत अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर गोल्ड से कम, लेकिन आयरन एल्यूमिनियम से अच्छा कंडक्टर है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने साथ के ग्रुप्स में शेयर करिएगा। जय हिंद। जय हिंद डियर कैडेट्स, आप सभी का मिजर कलसी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं अभिषेक द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए आज कुछ क्वेश्चंस को देखता हूं। आपके लिए बहुत ही बेहतर प्रश्न का कलेक्शंस लेकर के मैं आया हूं और इनको बेहतर तरीके से पेन और पेपर लेकर के सॉल्व करिएगा। फाइनली आप देखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आप कितना सही कर पाते हैं। मेजर कलसी परिवार के साथ जुड़े रहें, आपका भविष्य और आने वाला समय दोनों मेजर कलसी परिवार बदल करके रख देगा, अर्थात आपको सफलता सुनिश्चित करा देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न जो है यहां पे आप अगर देखेंगे तो मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। अगर मुगल काल की राजभाषा की आप बात करेंगे तो यहां पे ऑप्शंस में है उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। तो यहां पे राइट आंसर होगा बेटा फारसी। पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ मुगल टाइम पीरियड। यू नो अबाउट जब हॉकिंस आए थे इंडिया जहांगीर से अनुमति लेने के लिए फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, तो उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में ही बात करी थी जहांगीर से और बहुत खुश हुए थे जहांगीर। क्लियर हो गई बात। और उन्हें 400 मनसब दिए थे, 400 मनसब, और अगर हम बात करें तो उन्हें इंग्लिश खां की उपाधि भी दी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको पता चल गया। अगले प्रश्न की ओर, बंगाल में द्वैत शासन डायरकी, हु वाज द फादर ऑफ डायरकी। फादर ऑफ डायरकी वाज द लियोनल कार्टिस। कौन थे बेटा, लियोनल कार्टिस। और डायरकी की स्थापना कब की गई, 1765 में, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। 1765 प्लासी 1757 का युद्ध और बक्सर 1764 के युद्ध के बाद, प्लासी और बक्सर के युद्धों के बाद भारत में यह निश्चित हो गया कि अब अंग्रेज बहुत आसानी से यहां पे शासन कर पाएंगे। आगे चलता हूं, महलवाड़ी व्यवस्था की बात करता हूं। महलवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था। अगर हम बात करें तो महलवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो आप सबको पता होगा महलवाड़ी जो व्यवस्था थी उसके जनक थे हॉल्ट मैकेंजी। और परमानेंट सेटलमेंट के कौन थे, कॉर्नवालिस। और रैतवाड़ी के कौन थे, मुनरो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के डिस्पैच को कहा जाता है। क्लियर है। चलिए सीडी रोम का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। तो इसका ए विल बी द राइट आंसर। MICR आपने देखा होगा कि जो आपका एग्जाम होता है उसमें इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशंस। ठीक है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। किसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू को। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं एथलीटों को, खेल प्रशिक्षकों को। किसको दिया जाता है बेटा, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार यू नो अबाउट, ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस कैटेगरी में दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड जो दिया जाता है वो दिया जाता है, आप सबको पता होगा किसमें, फिल्म्स में। किसमें दिया जाता है, फिल्म्स में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड्स किस में दिए जाते हैं, म्यूजिक के कंपोजिशंस में। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है, आंध्र प्रदेश। झूम खेती कहां की प्रमुख खेती है बेटा, झूम खेती जो है नॉर्थ ईस्ट की एक प्रमुख खेती है। और अगर हम बता दें तो कृषि करने का एक तरीका है। सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहां पे होता है, असम। कहां पे होता है बेटा, असम में। आप सबको पता होगा असम। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कि अगर हम बात करते हैं तो कैसा ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्कानो है, जागृत ज्वालामुखी है। इनमें से कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो फिनलैंड को कहा जाता है।
सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, शांत सागर कहां पे पाया जाता है? आप सबको पता होगा, मून पे। सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह, यानी कि आप कह सकते हैं सुंदर, अगर आप बात करेंगे आप तो सुंदर का तात्पर्य यहां पे इसके कहने का मतलब यह है कि जो आपका वीनस है ना, इसका नाम ही पड़ा है, इनकी देवी जो थी, इनका देवी का ही नाम था गॉडेस ऑफ ब्यूटी। क्या कहा जाता था उनको? गॉडेस ऑफ ब्यूटी। तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह, गॉडेस ऑफ ब्यूटी। चल अगले, आगरा शहर की स्थापना किसने करी और कब की गई? आगरा शहर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के अंतर्गत अगर आप बात करेंगे तो किसने करी? सिकंदर लोदी ने। कब करी? 1504 में। और इसे कैपिटल कब बनाया? 1506। पास्कल एक उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य कहां पे है? सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य कहां है? राजस्थान में। किस पेड़ से कुनन प्राप्त होता है? सिनकोना पेड़ से, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से और मोर क्वेश्चंस के लिए मेजर कलसी परिवार से जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जाम्पल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।